अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम मोहम्मद मुइस कुरैशी। स्टार्ट करने से पहले बस एक चीज़ कंफर्म करना चाहूँगा कि मेरी आवाज़ सबको सही तरीके से पहुँच रही है। इसका पूछने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर मैं स्टार्ट करूँ और एक आगे अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करूँ और बीच में अगर कोई इशू आ जाए ऑडियो का, तो फिर क्या एक कंसिस्टेंसी आपकी रह जाती है। ठीक है, तो आई गेस मुझे सबके मैसेजेस तो आ गए हैं कि यस आई एम ऑडिबल। तो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि फहद ने अभी एक गाइड किया था आप लोग को कि हम एक हमारा नया प्रोडक्ट जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं अनकरीब इन नियर फ्यूचर, उसके हवाले से हमारी एक इनिशियल प्रेजेंटेशन को हम पहले दे चुके थे, अवेयरनेस सेशन। आज एक और हम एक अवेयरनेस सेशन देना चाह रहे हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, जो कि इंशाल्लाह अनकरीब पीएसए इसको लॉन्च कर देगा, जिसका नाम है कैश सेटल फ्यूचर्स। ये प्रोडक्ट आप लोग इससे फेमिलियर बिल्कुल होंगे। हमने पहले इस हवाले से सेशंस भी किए हैं, अपने अवेयरनेस सेशंस भी किए हैं, इसलिए हमने मजीद नोटिस भी इशू किए हुए थे इस हवाले से। तो ये कोई नई प्रोडक्ट एज इन सबके लिए नहीं है। ये हमारी एक चलती प्रोडक्ट है डीएफसी। डीएफसी की तरह ही एक प्रोडक्ट है, लेकिन इसके कुछ फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस कुछ चेंज हैं, जो कि हम आने वाली स्लाइड्स में इसको डिस्कस करेंगे कि ये डीएफसी से किस तरह डिफरेंट है। लेकिन है ये बेसिकली एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट जो कि फ्यूचर्स मार्केट में रन करेगी, फ्यूचर्स मार्केट से बिलोंग करती है डीएफसी की तरह। कुछ स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स इसके चेंज हैं, जो कि हम स्लाइड्स में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ये कुछ टॉपिक्स हैं, ये हमारी डिटेल्स हैं कि ये हम आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। जैसे व्हाट आर कैश सेटल फ्यूचर, सीएसएफ होता क्या है, सीएसएफ और डीएफसी में डिफरेंसेस क्या क्या हैं, सीएसएफ कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हैं, इसका ग्लोबल पर्सपेक्टिव, बेसिकली सीएसएफ ग्लोबली किस तरह रन की जाती है और इस प्रोडक्ट की क्या स्पेसिफिकेशंस है ग्लोबली डिफरेंट एक्सचेंजेस में, जिनसे हम अपने बेंचमार्क को अलाइन करने की कोशिश करते हैं। सीएसएफ ग्लोबल पर्सपेक्टिव के बाद सीएसएफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आएगा। सीएसएफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद कॉन्ट्रैक्ट लिस्टिंग है। कॉन्ट्रैक्ट लिस्टिंग के बाद इनिशियल लिस्टिंग प्राइस है, और उसके बाद आएगा कॉर्पोरेट एक्शन एडजस्टमेंट विद एग्जांपल्स। तो बेसिकली ये वो टॉपिक्स हैं जो आगे आने वाली स्लाइड्स में हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। स्लाइड। अब नाउ व्हाट आर कैश सेटल फ्यूचर्स। बेसिकली जैसे मैंने आपको इनिशियली स्टार्ट में बताया कि सीएसएफ भी एक फ्यूचर का ही प्रोडक्ट है। जैसे अभी डीएफसी चलता है, डिलीवरेबल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, उसी तरह ये भी रन करेगा। इसके भी 90 डेज कॉन्ट्रैक्ट, यानी 3 कॉन्ट्रैक्ट पैरेलल एक साथ चलेंगे, वैसे ही ये चलेगा। इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस और इसकी कुछ आपके फीचर्स चेंज हैं। ठीक है, अब जैसे a contract which allows buying or selling of eligible underlying shares at a certain date in the future at future price, that is price at which it is bought or sold in CSF market। basically जो price उसकी contract की है वो it is settled in cash, where the result of settlement is a cash difference between the future prices and final settlement price। इसको एक टेबल फॉर्मेट में हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि इनिशियल से एंड तक होता क्या है। राइट टू बाय सेल अंडरलाइन एट फ्यूचर प्राइसेस, सेटल्ड ऑन कैश बेसिस। बस डीएफसी और चलिए ये अगली स्लाइड में डिस्कस करते हैं। फिर नेक्स्ट स्लाइड। नाउ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डीएफसी एंड सीएसएफ। जैसे मैंने आपको बताया कि ये भी एक फ्यूचर डेरिवेटिव प्रोडक्ट है, लेकिन कुछ चीजें इसमें से चेंज हैं जो कि डीएफसी से डिफर करती हैं। वो ये है कि जैसे डीएफसी में अंडरलाइन स्टॉक फिजिकल डिलीवर होता है एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट, इसमें कोई भी स्टॉक डिलीवर नहीं होगा, इसमें कैश सेटलमेंट है आपकी। ठीक है, डीएफसी में आप जब आपकी सेटलमेंट होती है तो वो एक अंडरलाइन स्टॉक की बेसिस पर होती है, इस पे कैश की बेसिस पे सेटलमेंट होती है। नंबर 2, हायर लेवल ऑफ सेटलमेंट रिस्क, और कैश सेटल फ्यूचर्स में लो लेवल है। क्यों? वजह इसकी ये है कि डीएफसी में जब सेटलमेंट होती है तो आप उसकी आपको अंडरलाइन स्टॉक डिलीवर करना पड़ता है। तो उसके चांसेस ये होते हैं कि अगर कोई डिलीवरी फेल हो गई, कि अगर उसके पास वो नहीं हुआ अंडरलाइन स्टॉक, तो वो मार्क फिर स्क्वायर अप में जाता है। तो वो इसलिए इसको हाई रिस्क में रखा गया है, ना कि सीएसएफ उसमें
कैश में आपकी सेटलमेंट होती है, उसमें अंडरलाइंग स्टॉक डिलीवर नहीं होता। थर्ड, इसमें आपका है बेसिक डिपॉजिट। बेसिक डिपॉजिट 1 मिलियन रिक्वायर होता है डीएफसी मार्केट के लिए, अगर आपको डीएफसी में ट्रेड करनी है। इसमें कोई भी एडिशनल बेसिक डिपॉजिट आपका नहीं है। आप उसी 1 मिलियन से ही इसमें ट्रेडिंग सीएसएफ में कर सकते हैं। एडिशनल आपका कोई भी आपको बेसिक डिपॉजिट सीएसएफ में ट्रेड करने के लिए नहीं रिक्वायर है। लास्ट, ब्लैंक सेल। आपको डीएफसी मार्केट में ब्लैंक सेल बिल्कुल अलाउ होती है, सीएसएफ में भी अलाउ होती है, लेकिन डीएफसी में वो एक सर्टेन लिमिट तक अलाउ है। हालांकि सीएसएफ में इसकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड ब्लैंक सेल हो सकती है। नेक्स्ट, अब मैं गजनफर को ट्रांसफर करना चाहूंगा आपको आगे, आप गजनफर लेके जाएंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे एंड थैंक यू मोइस फॉर द इंट्रोडक्शन। आई कंटिन्यू जहाँ से मोइस ने लेफ्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस पे। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जो सीएसएफ कॉन्ट्रैक्ट है वो किन स्टॉक्स को कवर कर रहा होगा, उसका बेसिकली एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बोथ क्वांटिटेटिव फैक्टर्स एज वेल एज क्वालिटेटिव फैक्टर्स। जो भी स्टॉक्स उस क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे वो ऑटोमेटिकली सीएसएफ कॉन्ट्रैक्ट्स का पार्ट या सीएसएफ के लिए एलिजिबल स्टॉक्स कंसिडर किए जाएंगे। इसकी डिटेल्स जो है वो स्लाइड नंबर 7 पे जो है वो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे कि वो क्राइटेरिया एक्चुअली होते क्या है। सेकेंड चीज कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर क्या है, यानी एक जो सीएसएफ का कॉन्ट्रैक्ट है उसके पीछे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। तो इसमें दो चीजें। पहली चीज तो ये है कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट खुलेगा तो उसके उस कॉन्ट्रैक्ट के जो पीछे है 500 शेयर्स होंगे, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट का जो मल्टीप्लायर है दैट वुड बी 500 अंडरलाइन शेयर्स। हाँ, उसके बाद हो सकता है ऐसा कि ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कोई कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंसमेंट हो, यानी कि डिविडेंड अनाउंसमेंट या बोनस या फिर राइट अनाउंसमेंट हो, जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर है वो चेंज हो सकता है। उसकी भी हम आगे जाके डिटेल्स डिस्कस करेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर चेंज किस तरह होता है। बट इनिशियली एट द टाइम जब वो कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट हो रहा है उसके पीछे 500 शेयर्स का 500 शेयर्स जो है वो एज अ कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर कंसिडर। अब ये कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट कब होगा? तो बिल्कुल जिस तरह डीएफसी में होता है कि जो भी महीने का लास्ट फ्राइडे है उसके बाद जो पहला ट्रेडिंग डे है उस पे जो है वो सीएसएफ का कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट हो जाएगा। डीएफसी में भी बिल्कुल इसी तरह होता है। फॉर एग्जांपल नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में ये जो है मंडे को कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट होगा, अगर मंडे छुट्टी है तो फिर ऑब्वियसली ट्यूसडे को या फिर जो भी पहला वर्किंग डे होगा उस पर कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट हो जाएगा। अच्छा, जब कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट हो रहा है तो उसकी लिस्टिंग प्राइस क्या होगी? ये लिस्टिंग प्राइस बेसिकली फ्यूचर प्राइस डिटर्मिनेशन का एक फॉर्मूला होता है जिसकी बेस पे एक्सचेंज ऑटोमेटिकली कंप्यूट कर रहा होगा कि उस कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरेटिकल प्राइस क्या है। वो जो थ्योरेटिकल प्राइस कैलकुलेट होके आएगी उस प्राइस पे जो है वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट हो जाएगा और फिर उसके बाद सब्सिक्वेंटली जो है उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट मैच्योरिटी किस किस तरह की अवेलेबल है? तो नॉर्मली जिस तरह डीएफसी में भी अभी ऐसे
बोलो। अब बता दें, अब मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है बस। सही है। तो मैं वापस से स्टार्ट कर लेता हूँ। आई थिंक हम लोग इस पे थे, कॉन्ट्रैक्ट सिंबल पे। कॉन्ट्रैक्ट सिंबल पे। अच्छा, सिंबल तक की बात हो गई। सिंबल में वापस रिपीट कर देता हूँ। ओजीडीसी है अगर फॉर एग्जांपल, तो ओजीडीसी डैश सी जो भी उसका एक्सपायरी मंथ है, वो जो है उसका सिंबल होगा। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड किसी ने कहा है कि इनिशियल लिस्टिंग प्राइस से बता दें, तो इनिशियल लिस्टिंग प्राइस बेसिकली एक्सचेंज ऑटोमेटिकली कंप्यूट कर रहा होगा जो भी उसकी थ्योरेटिकल प्राइस बन रही होगी एज पर अ फॉर्मूला। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, जिस तरह भी डीएफसी में होता है। मिनिमम आप कितने कॉन्ट्रैक्ट्स बाय कर सकते हैं, तो आप एटलीस्ट जो है 1 कॉन्ट्रैक्ट बाय करके जो है सीएसएफ की ट्रेडिंग कर सकते हैं। प्राइस फ्लक्चुएशन कितनी होगी, तो 0.01, यानी कि 1 पैसे पे जो है वो प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होगी। सर्किट ब्रेकर इसमें उसी तरह जिस तरह नॉर्मल स्टॉक्स में होता है, 1 रुपीज या 10%, विच एवर इज हायर। ऑर्डर टाइप सारी अवेलेबल है, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस एक्सेट्रा, जितने भी ऑर्डर टाइप्स नॉर्मल मार्केट में अवेलेबल है वो सीएसएफ के केस में भी अवेलेबल है। डेली सेटलमेंट प्राइस भी जिस तरह एक नॉर्मल स्टॉक की जो है वो लास्ट 30 मिनट्स की वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस होती है, इसी तरह फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की भी जो लास्ट 30 मिनट्स की वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है वो उसकी जो है क्लोजिंग प्राइस बन जाएगी। एक्सपायरेशन डेट, कॉन्ट्रैक्ट खत्म कब होगा, जो अगर फॉर एग्जांपल नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट है तो नवंबर का जो भी लास्ट फ्राइडे होगा वो जो है उस कॉन्ट्रैक्ट की लास्ट ट्रेडिंग डे होगा, यानी उस दिन के अख्ताम पे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। और अगर फ्राइडे जो है, जो लास्ट फ्राइडे है कैलेंडर मंथ का, अगर वो ट्रेडिंग डे नहीं है तो फिर उससे जो भी पिछला दिन होगा यानी प्रीसीडिंग डे जो भी होगा वो उसका लास्ट ट्रेडिंग डे बन जाएगा। फाइनल सेटलमेंट प्राइस जो है वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की जो फाइनल सेटलमेंट प्राइस है, जो जब कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर हो गया तो उसकी जो सेटलमेंट प्राइस होगी वो उसके अंडरलाइन के क्लोजिंग प्राइस ही होगी। और जो उसकी सेटलमेंट है, चूंकि कैश सेटलमेंट है, तो T+1 पे जो है वो उसकी सेटलमेंट हो जाएगी। अभी थोड़ा ग्लोबल एनालिसिस है। ग्लोबल पर्सपेक्टिव हमने टच किया है कि दुनिया में या हमारे रीजन में जो है कौन सी एक्सचेंजेस हैं जो कि कैश सेटल फ्यूचर्स उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं और उनकी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। और जो ग्रीन हाईलाइटेड है वो बेसिकली ये है कि कौन सी स्पेसिफिकेशंस हमारी जो प्रोडक्ट है उससे मैच करती हैं। तो अगर आप देखें हांगकांग, मलेशिया, तदावुल और दुबई फाइनेंशियल मार्केट, उनके पास भी बिल्कुल इसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं जैसे हमारे पास अवेलेबल हैं। 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज या 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट। इसी तरह जो है वो इन एक्सचेंजेस में भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की सेटलमेंट कैश बेसिस पे होती है। एक्सपायरेशन डेट डिफर कर सकती है, हमारे केस में जो है वो लास्ट फ्राइडे ऑफ द ट्रेडिंग मंथ है। और जो फाइनल सेटलमेंट प्राइस है वो हमारी भी इसी तरह होती है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की जो फाइनल सेटलमेंट प्राइस है उसकी मैच्योरिटी पे वो उसके अंडरलाइन की क्लोजिंग प्राइस होगी। तदावुल और हांगकांग में भी जो है वो बिल्कुल इसी तरह उस कॉन्ट्रैक्ट की फाइनल सेटलमेंट प्राइस डिटरमिन होती है। अब जैसे गजनफर ने पहले आपको एक्सप्लेन किया था पिछली स्लाइड्स में कि सीएसएफ की कुछ सिक्योरिटीज होंगी, उन्हीं में ट्रेडिंग होगी। तो सीएसएफ की सिक्योरिटीज किस तरह आइडेंटिफाई की जाएंगी और कौन कौन सी सिक्योरिटीज जो हैं वो सीएसएफ एलिजिबल होंगी, उसका एक एसईसीपी ने क्राइटेरिया डिफाइन किया है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह डीएफसी का एक क्राइटेरिया डिफाइन किया गया है और उसी की बेसिस पे हम डीएफसी की सिक्योरिटीज को लिस्ट करते हैं एवरी क्वार्टर। तो उसी तरह सेम सीएसएफ की भी एवरी क्वार्टर ही सिक्योरिटीज नई सिक्योरिटीज के एक नोटिफिकेशन इशू करेगा। और उन जो सीएसएफ की सिक्योरिटीज हैं वो किस तरह सेलेक्ट की जाएंगी, किन बेसिस पे सेलेक्ट की जाएंगी, वो थोड़ा सा हम उसको एक इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्राइटेरिया है बेसिकली एससीसीपी अप्रूव कौन सा क्राइटेरिया है। तो बेसिकली जो सबसे इनिशियल स्टेप है सिक्योरिटीज डेफिनेशन का, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, वो ये है कि टॉप 200 स्टॉक्स बेस्ड ऑन फ्री फ्लोट मार्केट कैप एंड एवरेज डेली ट्रेडेड वैल्यू, इनकी बेसिस पे जो कि टॉप 200 स्क्रिप्ट्स होंगी वो इनिशियली फर्दर फिल्टरिंग के लिए आगे जाएंगी। सेकेंड स्टेप है आपका इम्पैक्ट कॉस्ट। जो सिक्योरिटीज जिनकी इम्पैक्ट कॉस्ट अप टू 2% होगी वो भी शामिल कर दी जाएंगी। फिर एवरेज ट्रेडेड वॉल्यूम एंड एवरेज ट्रेडेड वैल्यू, इनकी एक सर्टेन परसेंटेज डिफाइन है एसईसीपी क्राइटेरिया में, 0.1 विच इज एवरेज ट्रेडेड वॉल्यूम एंड 0.15 विच इज एवरेज ट्रेडेड वैल्यू, यानी कि मिनिमम
एवरेज ट्रेडेड वॉल्यूम इन 6 मंथ्स उस सिक्योरिटी का एटलीस्ट 0.1% होना चाहिए, और मिनिमम वैल्यू, ट्रेडेड वैल्यू 0.1% एटलीस्ट उस सिक्योरिटी की 6 मंथ्स में। मैं ये बात कर रहा हूँ 6 मंथ्स। हम जो डेटा सेट लेते हैं जिसपे हम एलिजिबल क्राइटेरिया परफॉर्म करते हैं वो 6 मंथ्स का डेटा होता है। तो जो 6 मंथ्स होगा, जिस भी क्वार्टर पे हम खड़े हैं उसके प्रीसीडिंग 6 मंथ्स का जो डेटा होगा उस पे एक सिक्योरिटी का एवरेज वॉल्यूम 0.1% होना चाहिए और एवरेज ट्रेडेड वैल्यू मिनिमम 0.15% होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट ये है कि वो सिक्योरिटी जो कि सीएसएफ में एलिजिबल होगी वो एटलीस्ट उन 6 मंथ्स में 90 डेज ट्रेडेड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर 124 दिन हैं, 6 महीने में के 24 दिन होते हैं ना, तो एटलीस्ट 124 का 90% दिन वो ट्रेड होनी चाहिए मार्केट में। पांचवा पॉइंट क्या कहता है आपका, फ्री फ्लोट मार्केट कैप इज ट्रेडेड एटलीस्ट वंस ड्यूरिंग द रिव्यू पीरियड। जो भी उस सिक्योरिटी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो एटलीस्ट मतलब उतनी ही वैल्यू, ट्रेडेड वैल्यू उसकी पिछले 6 मंथ्स में होनी चाहिए। यानी कि उसकी ट्रेडेड वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू ग्रेटर देन फ्री फ्लोट मार्केट कैप ऑफ दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटी। अगर एक सिक्योरिटी का फ्री फ्लोट मार्केट कैप 1 लाख रुपए है तो उसकी ट्रेडेड वैल्यू पिछले 6 महीने में 1 लाख रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हमारा एक PSX डिविडेंड 20 के नाम से एक इंडेक्स है। उसमें जो सिक्योरिटीज ऐड होंगी, मतलब उसमें जो सिक्योरिटीज अभी करंटली मौजूद हैं वो भी शामिल की जाएंगी सीएसएफ एलिजिबल लिस्ट में, बशर्तिये उन पॉइंट्स के जो कि हमने ग्रीन हाईलाइटेड किए हुए हैं, आगे मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा। अगर वो PSX डिविडेंड 20 की सिक्योरिटीज या आगे आने वाली जो हमने ग्रीन हाईलाइट की हैं इस पे क्वालिफाई कर जाती हैं तो वो सारी सिक्योरिटीज भी सीएसएफ एलिजिबल लिस्ट में शामिल कर ली जाएंगी। ठीक है। अब एक और क्राइटेरिया बेसिकली है क्या कि जो भी सिक्योरिटी उस सीएसएफ एलिजिबल लिस्ट में शामिल की जाएगी वो एटलीस्ट 3 महीने पहले काउंट स्टॉक में लिस्ट हो जानी चाहिए और उसकी ट्रेडिंग हो जानी चाहिए। ठीक है। उसके बाद ये तो सारे हो गए आपके क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स। अब हम चलेंगे क्वालिटेटिव पैरामीटर्स पे। ठीक है। अब जो ये शुरू के 1 2 4 पॉइंट्स हैं, ये अगर क्वालिफाई सिक्योरिटी करती है और अगर वो PSX डिविडेंड 20 में शामिल होगी तो वो CSF एलिजिबल लिस्ट में शामिल कर दी जाएगी। अब वो पॉइंट्स हैं क्या क्वालिटेटिव? कंपनी शुड बी प्रॉफिटेबल इन एनी ऑफ द लास्ट 3 years। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं 2025 में अक्टूबर एंड, सितंबर एंड के बाद अक्टूबर में अल्हम्दुलिल्लाह एलिजिबल क्राइटेरिया की वर्किंग कर रहा हूँ, तो जिनकी अनाउंसमेंट आ चुकी है ईयर एंड बेसिस पे 2025 में, 2025, 2024 या 2023, इन तीनों में से किसी भी एक ईयर में अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है तो वो शामिल कर ली जाएगी। ठीक है। अगर 2025 की उस कंपनी की अनाउंसमेंट नहीं आई तो 24, 23, 22, मतलब हमने प्रीसीडिंग 3 ईयर्स के रिजल्ट्स की बेसिस पे अगर किसी भी एक ईयर में वो प्रॉफिटेबल है तो वो शामिल कर ली जाएगी। एट द टाइम ऑफ सेलेक्टिंग दी सिक्योरिटीज, अगर कोई कंपनी वाइंडिंग अप और नॉन कंप्लाइंट सेगमेंट में मार्क की गई है तो वो शामिल नहीं की जाएगी। और तीसरी चीज ये है कि ऑडिट ओपिनियन, ऑडिट रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट जब सबकी इशू होती हैं सारी कंपनीज की, तो उसमें अगर ऑडिट की फाइंडिंग्स कोई एडवर्स आई तो भी वो कंपनी शामिल नहीं की जाएगी। ऑडिट ओपिनियन क्वालिफाइड होना चाहिए, नॉन क्वालिफाइड ऑडिट ओपिनियन नहीं होना चाहिए उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी का। और वो अगर उस पे SECP ने प्रीसीडिंग 3 years में अप टू 10 million की, एक साथ की बात नहीं कर रहा मैं, अगर उसको ब्रेक भी करूं तो अगर 3 साल में अगर 10 million तक की पेनल्टी उस पर लग चुकी है उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी पे फॉर एनी सॉर्ट ऑफ रीजंस, तब भी वो सिक्योरिटी ऐड नहीं की जाएगी, और अगर नहीं है तो वो उसको हम इंक्लूड कर लेंगे। लास्ट, securities of asset management companies, mutual fund, brokerage houses and companies whose principal activity includes short term trading shall be excluded। रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट वो किसी भी सेक्टर में मौजूद है, लेकिन अगर उसका प्राइमरी बिजनेस जैसे कि यहाँ मेंशन है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है, म्यूचुअल फंड से बिलोंग करते हैं या ब्रोकरेज हाउस से, तो उसको एक्सक्लूड, उन सिक्योरिटीज को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, वो सिक्योरिटी उसमें CSF एलिजिबल लिस्ट में शामिल नहीं की जाएंगी। नेक्स्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट लिस्टिंग, जैसे कि गजनफर ने एक ब्रीफ आपको बता दिया था कि कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट
होगा कैसे? एवरी मंथ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट शैल बी ओपन। जैसे लास्ट फ्राइडे को आपके कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होते हैं, जैसे डीएफसी के होते हैं वैसे सीएसएफ के भी होंगे, और उसी के नेक्स्ट वर्किंग डे, जो भी नेक्स्ट वर्किंग डे होगा उस दिन नए आपके 90 डे कॉन्ट्रैक्ट भी ओपन हो जाएंगे। जैसे कि डीएफसी में होता है कि 3 कॉन्ट्रैक्ट पैरेलल चलते हैं, 30, 60 और 90। सीएसएफ में भी बिल्कुल उसी तरह 30, 60 और 90 तीनों कॉन्ट्रैक्ट पैरेलल रन होंगे। ठीक है। अब अगर जैसे एग्जांपल आप ओजीडीसी की ले, अब इसमें एक चीज ये है कि अगर वो सिक्योरिटी, मैं क्वार्टर के एंड में रिव्यू, एवरी क्वार्टर सीएसएफ क्राइटेरिया रिव्यू होता है ना, जैसे डीएफसी में होता है वैसे सीएसएफ में होगा, क्वार्टरली हम रिव्यू करेंगे। अगर उन क्वार्टर की बेसिस पे कोई नई सिक्योरिटी आती है, यानी नई सिक्योरिटी सीएसएफ एलिजिबल हो जाती है, तो उसके 30 और 60 डे कॉन्ट्रैक्ट तो हमारे पास सिस्टम पे अवेलेबल होंगे नहीं, क्योंकि वो तो पहली बार आई है। तो हम 90 डेज के साथ साथ 30 और 60 डे कॉन्ट्रैक्ट भी पैरेलल लिस्ट साथ साथ करेंगे। और अगर कोई एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी है तो उसके 30, 60 तो ऑलरेडी रन हो रहे होंगे और वो अपनी रिस्पेक्टिव मेच्योरिटीज पे क्लोज होंगे, तो उसका सिर्फ 90 डे कॉन्ट्रैक्ट खुल जाएगा। अब जैसे थर्ड फोर्थ पॉइंट गजनफर आपको पहले ही समझा चुके हैं। डीएफसी में सिंबल किस तरह विजिबल होता है आपको, ओजीडीसी डैश दिसंबर। इधर इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए सिंबल आपको शो किस तरह होगा, ओजीडीसी डैश सी सितंबर, सी नवंबर, सी दिसंबर। सी मतलब सीएसएफ का सी आप ले लें, कैश सेटल फ्यूचर सीएसएफ। नेक्स्ट, लिस्टिंग प्राइस। अच्छा, लिस्टिंग प्राइस के बारे में भी पिछली स्लाइड्स में डिस्कशन हो चुकी है कि लिस्टिंग प्राइस होगी क्या। लिस्टिंग प्राइस बेसिकली होगी थ्योरेटिकल प्राइस, जो कि इसमें ये फॉर्मूला दिया हुआ है, जो कि हम डीएफसी में भी इसी तरह लिस्टिंग प्राइस बेसिस ऑफ थ्योरेटिकल प्राइस कैलकुलेट होती है। सिमिलर डीएफसी के सीएसएफ में भी इसी तरह इनिशियल लिस्टिंग प्राइस कैलकुलेट होगी, और अगर उसके बाद जब ये एक दफ़ा लिस्ट हो जाएगा प्राइस पे, तो फिर वो उसकी रिस्पेक्टिव ट्रेडिंग चलेगी। ठीक है। और जो ये थ्योरेटिकल प्राइस बेसिकली ये जो इसमें लिखा हुआ भी है, अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आप लोगों को कर दूं, एलडीसीपी रेडी मार्केट, जो भी इसका अंडरलाइंग स्टॉक होगा, अब फॉर एग्जांपल कल से ये सिंबल लिस्ट होने जा रहा है फर्स्ट टाइम, तो उसकी थ्योरेटिकल प्राइस कैलकुलेट किस तरह होगी, जो इसका अंडरलाइंग सिक्योरिटी की क्लोजिंग प्राइस होगी उसकी बेसिस पे ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसी तरह इसकी थ्योरेटिकल प्राइस कैलकुलेट होगी। और अगर इस पे रिस्पेक्टिव ट्रेडिंग होती रहेगी तो उसकी ट्रेड प्राइस जनरेट होगी, और अगर ट्रेडिंग नहीं होती और थ्योरेटिकल प्राइस ही डेली जनरेट होती रहती है, तो ये फॉर्मूला, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें डेज टू मैच्योरिटी लिखा है, अभी एक 90 डे कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होने में 89 डेज रह गए। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ते रहेंगे तो 87, 86, 85, तो ये इस तरह आपकी प्राइस अपडेट होती रहेगी। नेक्स्ट। ओके जी, सो लास्ट पार्ट जो है इस सेशन सही। जी अभी कंफर्म कर दें इफ आप लोगों को आवाज़ आ रही है। और ये हो गया। तो इसमें डिफरेंस ये है कि अभी जिस तरह डीएफसी में होता है कि अगर कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंसमेंट हुई है, तो उस केस में ये होता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो स्प्लिट हो जाता है। फॉर एग्जांपल XYZ स्टॉक में अगर कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंसमेंट हुई है, तो जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो अर्ली मैच्योर हो जाएगा, और उसके साथ जो है जो विद बेनिफिट्स होगा, और उसके साथ जो एक नया कॉन्ट्रैक्ट डीएफसी में खुल जाएगा। बट सीएसएफ में डिफरेंस ये है कि सीएसएफ में जब भी कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस होगा, चाहे वो कैश डिविडेंड हो, चाहे वो बोनस हो, चाहे वो राइट इशूएंस हो, उसमें कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग ब्रेक नहीं करते। उसमें हम लोग करते क्या है कि जो उस कॉन्ट्रैक्ट का मल्टीप्लायर है, जो कि इनिशियली 500 शेयर्स था, जो उस कॉन्ट्रैक्ट का फ्री फ्लोट है, और जो उस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है, वो एडजस्ट हो जाती है। वो एडजस्ट किस तरह होगी वो हम आगे उसकी कंप्यूटेशन भी एक दफा देख लेंगे। और होगा ये कि फॉर एग्जांपल अगर ओजीडीसी का एक कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट हुआ था, ओजीडीसी डैश सी नवंबर, तो कॉर्पोरेट एक्शन एडजस्टमेंट के बाद जो है वो उसका जो सिंबल है वो हो जाएगा OGDC डैश सी नवंबर N1। जब भी आपका पहला कॉर्पोरेट एक्शन
एडजस्टमेंट होगी तो उस सिंबल के आगे जो है वो N1 लग जाएगा और उसका मल्टीप्लायर और प्राइस जो है वो एडजस्ट हो जाएगी। अगर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई सेकंड कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंसमेंट भी होती है तो वो N1 चेंज होके जो है N2 हो जाएगा। इसकी हम वर्किंग देख लेते हैं कि वर्किंग बेसिकली होती किस तरह है। और इसमें मेन पॉइंट ये कि कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंसमेंट से पहले और कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंसमेंट के बाद आपका जो एक्सपोजर है वो आपका सेम रहता है अगर हम टैक्स के इम्पैक्ट को एक्सक्लूड कर दें। अब हम पहली एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर किसी कंपनी का कैश डिविडेंड अनाउंस हुआ है तो मैंने एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लिया है। एक कंपनी है जिसकी प्राइस है 107.15, पार वैल्यू थी उसकी 10 रुपए, डिविडेंड परसेंटेज है 50%, तो जो उसका कैश डिविडेंड है या डिविडेंड पर शेयर है दैट इज 5 रुपीज। उस शेयर की जो एक्स प्राइस है वो ऑटोमेटिकली जो अभी करंट प्राइस है उसमें से हम डिविडेंड पर शेयर माइनस करेंगे, उस शेयर की एक्स प्राइस निकल जाएगी जो कि 102.15 आ रही है। अब इसी शेयर का एक कॉन्ट्रैक्ट था इन दी CSF मार्केट। उस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस थी मैंने अज्यूम करें नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है 107.8। कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर जैसे मैंने बताया कि इनिशियली जब भी कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट होगा उसका मल्टीप्लायर 500 ही होगा, तो अभी इसका कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर 500 है। इसके जो फ्री फ्लोट शेयर्स हैं अंडरलाइन के वो 1 मिलियन है, हाइपोथेटिकल है ये। तो जो इनिशियल एक्सपोजर है आपका वो 53,900 रुपीज का, ये इनिशियल एक्सपोजर सिंपली जो भी आपकी फ्यूचर की प्राइस है उसको कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करके आपका इनिशियल एक्सपोजर आ जाएगा। अब हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि इस स्टॉक पे 50% का डिविडेंड अनाउंस हुआ है, तो जो चेंजेस होगी पोस्ट कॉर्पोरेट एक्शन जो एडजस्टमेंट होगी उसमें यह है कि आपका सबसे पहले तो हम लोग एडजस्टमेंट फैक्टर निकालेंगे जो कि स्टॉक की जो एक्स प्राइस है उसको डिवाइड कर देंगे उसकी कम प्राइस, यानी एक्स करने से पहले जो उसकी प्राइस थी वो डिवाइड करके हमारे पास एडजस्टमेंट फैक्टर आ जाएगा। फिर ये ऑटोमेटिकली कंप्यूट हो रहा होगा कि हम उसका जो कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर है उसको एडजस्ट कर रहे होंगे। जैसे पहले 500 शेयर्स थे एक स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट में, अब जब उसका कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस हुआ तो उसका एक नॉन स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट खुल जाएगा जिसके आगे N1 उस सिंबल में ऐड हो जाएगा और उसका कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर भी जो है वो इनकॉर्पोरेट करेगा कॉर्पोरेट एक्शन को। तो कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर जो है चेंज होके 500 से 520 हो गया। इसी तरह एक्स CSF प्राइस जो है वो 102.93 हो गई, ऑटोमेटिकली बैक एंड पे कंप्यूटेशन हो रही होगी। और रेफरेंस फ्री फ्लोट जो है वो भी 1 मिलियन से चेंज होके 1.048 मिलियन हो गया। ये इसमें मेन जो पॉइंट है वो ये कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्प्लिट नहीं होगा बल्कि N1 उसमें ऐड हो जाएगा आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ फर्स्ट कॉर्पोरेट एक्शन। और एक्सपोजर जो है वो आपका टैक्स इंपैक्ट अगर हटा दें तो प्री एंड पोस्ट कॉर्पोरेट एक्शन जो है वो आपका एक्सपोजर सेम रहेगा। सिमिलर इज द केस विद बोनस। बोनस में भी मैंने हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले ली कि एक स्टॉक था उस पे उसकी पार वैल्यू 10 थी, बोनस 10% था, तो उसकी एक्स प्राइस जो रेडी मार्केट की जो है वो 97.41 हो गई। इसी तरह उसी का एक CSF कॉन्ट्रैक्ट था, उसकी भी बिल्कुल पिछले केस की तरह ही है कि कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर 500 था, फ्री फ्लोट 1 मिलियन हो गया, एक्सपोजर जो है वो वही है 53,900 ही है। अब बोनस के केस में भी आप देखें कि कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर एडजस्ट हो रहा है, 500 से जो है वो 544 हो गया। एक्स प्राइस जो थी अभी CSF की प्राइस बिफोर कॉर्पोरेट एक्शन 107.8 थी और आफ्टर कॉर्पोरेट एक्शन जो है वो एडजस्ट होकर 98.18 हो गई। और जो फ्री फ्लोट था वो भी आपका बैक एंड पे एडजस्ट हो जाएगा, तो आपका एक्सपोजर जो है वो बेसिकली सेम रहेगा और कॉन्ट्रैक्ट स्प्लिट नहीं हो रहा होगा दो पार्ट्स। राइट के केस में भी एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देख लेते हैं। ये पार वैल्यू 10 है, राइट इशू है 10% एट पार, तो उसकी उस अंडरलाइन की जो रेडी मार्केट है उसमें एक्स प्राइस 98.32 हो गई। ये उस अंडरलाइन का जो है वो CSF मार्केट में वही 107.8 उसकी प्राइस है बिफोर कॉर्पोरेट एक्शन। कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर और बाकी चीजें बिल्कुल प्रीसीडिंग एग्जांपल्स की तरह ही हैं। अब जब कॉर्पोरेट एक्शन एडजस्टमेंट होगी तो इसका जो कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर है वो एडजस्ट हो गया, वो इंक्रीज हो गया 500 से 544, एक्स प्राइस जो है वो 99 बन गई और फ्री फ्लोट जो है वो भी एडजस्ट हो गया। तो आपका एक्सपोजर जो है वो बेसिकली प्री और पोस्ट कॉर्पोरेट एक्शन सेम रहता है। ये लास्ट में फर्दर डिटेल्स हैं कि अगर आपको CSF प्रोडक्ट के बारे में मजीद जानना है तो PSX की वेबसाइट है, कॉर्पोरेट वेबसाइट, उसका मैंने लिंक प्रोवाइड कर दी है। इस लिंक पे जाके जो है वो आप CSF भी है और बाकी जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट है डिलीवरेबल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट उसकी भी आप डिटेल्स ले सकते हैं। अदरवाइज जो है वो आप info@psx.com.pk या फिर pd@psx.com.pk पे ईमेल कर सकते हैं। और अगर आपको अभी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जो है वो क्वेश्चंस मेंशन कर दें।
can I hold CSF contract for longer time or it has any expiry like month? जैसे अभी एक सवाल सोहेल फारूकी साहब का एक सवाल है कि आई कैन आई होल्ड CSF कॉन्ट्रैक्ट फॉर लॉन्गर टाइम और इट हैज एनी एक्सपायरी लाइक मंथ। अब जैसे कि इस वक्त ये अक्टूबर चल रहा है, तो जैसे हमने आपको बताया पिछली स्लाइड्स में कि एक कॉन्ट्रैक्ट, जो 3 कॉन्ट्रैक्ट चल रहे होते हैं पैरेलल, ठीक है, वो क्लोज कब होंगे? अब जैसे अभी करंटली कौन कौन से 3 कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं? आपका अक्टूबर चल रहा है, आपका नवंबर चल रहा है और आपका दिसंबर चल रहा है। तो अक्टूबर कब क्लोज होगा? लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ ऑफ अक्टूबर। और अगर लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ छुट्टी है तो उससे एक दिन पहले, ठीक है। तो जैसे अक्टूबर के कॉन्ट्रैक्ट्स कल क्लोज हो रहे हैं, नवंबर के कॉन्ट्रैक्ट नवंबर की लास्ट फ्राइडे को क्लोज हो रहे हैं और दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर के लास्ट फ्राइडे को क्लोज हो रहे हैं। तो ठीक है, तो हर कॉन्ट्रैक्ट की अपनी एक रिस्पेक्टिव एक्सपायरी है, रिस्पेक्टिव क्लोज, वो क्लोज होता है वो कॉन्ट्रैक्ट। फिर क्योंकि देखिए 3 कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं ना सिर्फ पैरेलल, उससे ज्यादा नहीं चलते। तो एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा फिर आप दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे जाएंगे, ठीक है। तो अभी अक्टूबर खत्म हो जाएगा, अक्टूबर खत्म होते ही नवंबर दिसंबर ऑलरेडी चल रहे हैं, जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट खुल जाएगा। तो आई होप आपके सवाल का जवाब मैंने क्लेरिफाई आपको कर दिया हो। अगर मजीद आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में उसका क्वेश्चन लिख सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। एनी फर्दर क्वेश्चंस तो आप प्लीज चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस गोइंग टू बी। अच्छा, CSF ऑपरेशनल होगा कब से? ये अनकरीब PSX इसकी अनाउंसमेंट कर देगा। अभी कुछ चीजें फाइनलाइज है नहीं, हम आपको एक स्पेसिफिक डेट तो नहीं दे सकते, लेकिन ये इंशाल्लाह अनकरीब लॉन्च कर दिया जाएगा। तो जब लॉन्च होगा उससे पहले PSX एक नोटिस भी इशू करेगा, तो उसमें आप सबको पता चल जाएगा कि CSF कब से लॉन्च हो रहा है। अब इन्वेस्टमेंट की लेकर out of double compartment guys, please give session with how a beginner can get in PSX. अच्छा, how a beginner can get in PSX, ये हुसैफा अहमद मेमन साहब का सवाल है कि हाउ अ बिगनर कैन गेट इन PSX। तो ये आप हमारी मार्केटिंग टीम से ज़रूर कांटेक्ट करें, ये आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि आप PSX में किस तरह एंटर कर सकते हैं। और एज आप इनको ईमेल एड्रेस वगैरह चलें, सो इसका एक शॉर्ट ब्रीफ सा जवाब मैं आपको ये दे देता हूँ कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपने अपनी मर्जी के कोई भी मनपसंद आपके ब्रोकर हो उनसे आप कांटेक्ट कीजिए, और ब्रोकर की डिटेल्स जो है वो वेबसाइट पे psx.com.pk पे आप हासिल कर सकते हैं। अपनी मर्जी के ब्रोकर चूज कीजिए। अगर आप ऑनलाइन ब्रोकर ऐसे ब्रोकर चूज कर रहे हैं जो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अकाउंट ओपनिंग यू कैन सिंपली गो टू देयर वेबसाइट एंड ओपन योर अकाउंट। अदरवाइज यू कैन कॉन्टैक्ट देम थ्रू द ईमेल एड्रेस और फोन नंबर, और उनसे आप आके उनके ऑफिस में भी यहाँ पे मुलाकात कर सकते हैं। और जैसे ही आप उनके साथ अकाउंट खुलवाएंगे, वो 5,000 रुपये की जो रकम आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आप ट्रांजैक्ट करेंगे फ्रॉम योर बैंक अकाउंट, एंड उसके बाद फिर आपका इनिशियली पोर्टफोलियो जो है वो बिल्ड करने में आपका ब्रोकरेज हाउस जो है वो आपकी मदद करेंगे। एक हसन अरशद साहब का सवाल है कि इज शॉर्ट सेलिंग बीन अलाउड इन CSF? यस, शॉर्ट सेल अलाउ होता है CSF में। हमने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि शॉर्ट सेल भी अलाउ करते हैं CSF में। अच्छा, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर हम इट्स प्रोडक्ट के स्पेसिफिक की क्वेश्चंस पूछें इस वेबिनार में एंड में, तो इट विल बी बेटर फॉर अदर पार्टिसिपेंट्स एज वेल, कि अगर उनकी भी कोई क्वेरी हो, अगर वो क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, तो अगर हम प्रोडक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस करें तो आई गेस इट विल बी वेरी गुड। अच्छा होगा कि स्पेसिफिकली हम क्वेश्चन करें इस प्रोडक्ट के हवाले से। ठीक है, आई थिंक दैट दिस अबाउट रैप्स अप। थैंक यू वेरी मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने ज्वाइन किया। मजीद अगर आपके कोई सवालात रह जाएं जो आप बाद में पूछना चाहते हो, तो आप info@psx.com.pk पे ईमेल करके हमसे पूछ सकते हैं, एंड इंशाल्लाह विल गेट बैक टू यू विद ऑल द डिटेल्स। इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग हम सोशल मीडिया पे अपने शेयर करेंगे, आप वहाँ से जाके रिविजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये प्रेजेंटेशन आप हासिल करना चाहते हैं, info@psx.com.pk में ईमेल करके ये प्रेजेंटेशन भी आप हासिल कर सकते हैं। And thank you all the participants who joined today. Hopefully we'll see you in the next one. Thank you Allah. एक सेकंड, 1 सेकंड जी। एक क्वेश्चन एक और आया है कि व्हाट वाज द रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूएशन बिफोर। तो देखें, कुछ प्रोडक्ट ये था, उसमें हम कुछ मजीद इसमें हम इम्प्रूवमेंट लेके आए हैं कॉर्पोरेट एक्शन एडजस्टमेंट के हवाले से, जिस जो गजनफर ने बहुत ही डिटेल में उसको एक्सप्लेन किया है। पहले अगर आप
को पता हो पहले किस तरह कॉर्पोरेट एक्शन की बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट स्प्लिट किए जाते थे। आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट CSF। तो अब हम उसमें मजीद इम्प्रूवमेंट लेके आए हैं, जो कि गजनफर ने आई गेस बहुत डिटेल में उसको एक्सप्लेन किया है। तो यस, कुछ इम्प्रूवमेंट्स थी जो कि हम लेके आए हैं। अब जो हो गया पुराना वो खत्म, अब जो नया आने वाला है आई गेस हम सब उस पर फोकस करते हैं। और जो एक एफर्ट PSX ने लगाया है इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, आई गेस वो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। Hopefully, it will be a good experience overall for all the market participants, everybody who's going to be investing in Pakistan Stock Exchange. And I think that should wrap it up. And inshallah, we'll see you in the next one. Thank you very much. Allah.